गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं लवी राजपूत नालंदा आईएएस एकेडमी ठाकरद्वारा के यूट्यूब चैनल पे आपका जो है वो स्वागत है। तो जैसे आप सभी को पता है कि मैं जीएस पढ़ाता हूँ। मैं जीएस की आपके सामने एक जो है वो एक सीरीज लेके आया हूँ। सीरीज में 15 से 20 मैंने क्वेश्चन रखे हैं और उन क्वेश्चनों को मुझे समझाना है और उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स भी बतानी है। और इस तरीके से जो ये वीडियो है वो अब फिर से कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। और जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, कुछ उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, जैसे स्लाइड पे आपको लग रहा है कि एक हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। यूपीएसआई एंड यूपीपी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें जो है जो 9 से 10 क्लास पढ़ाई जाती है, वो 9 से 10 क्लास जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। 9 से 10 जिसमें मैं यूपी जीएस पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और इसके अलावा जो है वो मैं विविध पढ़ाता हूँ। ये बैच हमारा आज ही स्टार्ट हुआ है और इसमें जो मैंने विविध में जो शुरू करा है मैंने इसमें कृषि टॉपिक मैंने जो है वो शुरू करा है और मैं कृषि को बड़े डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके पुलिस के एग्जाम में और भी अन्य एग्जाम में कृषि के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस टाइम में कौन सी खेती करी जाती है, किस कृषि को किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है, कौन सी कृषि जो है वो किस मृदा में बहुत ज़्यादा अच्छे से की जाती है, सेरीकल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, बर्मी कल्चर क्या होता है, ऑलेरी कल्चर क्या होता है, हरित क्रांति कैसी होती है, रजत क्रांति कैसी होती है, श्वेत क्रांति कैसी होती है, भूरी क्रांति, वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो आज ये शुरू हुई है और ये टाइमिंग है 9 से 10। ठीक है, उसके बाद में 10 से 11 जो है वो रीजनिंग चलती है। उसके बाद में 11 से 12 जो है वो इसमें मैथ्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद में 12 से 1 जो है वो जीएस पढ़ाया जाता है। जीएस हमारे जो सर पढ़ाते हैं वो आर के चौहान सर पढ़ाते हैं। 12 से 1 जीएस है जिसमें पॉलिटी शुरू करी गई है। ठीक है, और उसके बाद में 12 से जो आपका 1 से 2 जो है वो हिंदी पढ़ाई जाती है। ये प्रमोद सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। ये भी हमारी जो है वो नए सर हैं। तो ये हमारी पूरी फैकल्टी है। आपको बढ़िया से नए सिरे से शुरुआत करी जा रही है। एकदम सब टीचर अपनी जो है वो मेहनत पे लगे हुए हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने वाला व्यक्ति कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नौरोजी। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्हें कहा जाता है कांग्रेस का नामकरण करने वाला व्यक्ति। कांग्रेस का नामकरण करने वाला, या कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी को जो है वो कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक पारसी थे और इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब करी गई थी, तो इसका पहला अधिवेशन आपको पता है कि पहला अधिवेशन इसका जो है वो कहाँ पे किया जाना था। तो पहला अधिवेशन इसका पूना में किया जाना था, लेकिन फ्लैग बीमारी के कारण जो है ये नहीं किया गया। तो कहाँ पे किया गया था? तो इसका पहला अधिवेशन जो था वो बंबई में किया गया था। और बंबई में जिस आपका महाविद्यालय में किया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय बंबई में किया गया था। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो पहले अधिवेशन में कितने लोग शामिल थे? तो 72 लोग जो थे वो इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो इसका संस्थापक था वो कौन था? तो संस्थापक था एओ ह्यूम। संस्थापक कौन था बेटा? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो था वो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ये बदायूं, उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक अधिकारी के पद पर जो है वो तैनात था और इसको शिमला बहुत पसंद था। इसको कहा जाता है शिमला का संत। क्या कहा जाता है बेटा इसको? शिमला का संत।
ठीक है, ध्यान रखना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि एक क्वेश्चन इसमें नया और मैं आपसे बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो उसमें पहली बार जो किस महिला ने जो है वो संबोधित किया था। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जिसने अध्यक्षता करी थी, प्रथम महिला जिसने अध्यक्षता करी थी, उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। क्या नाम था बेटा? एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे कहे कि प्रथम महिला जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को पहली बार संबोधित किया था, अध्यक्षता किसने करी थी? एनी बेसेंट ने। लेकिन प्रथम महिला जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कादम्बिनी गांगुली। क्या नाम था बेटा? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, ध्यान रखना। आपको पता ये होना चाहिए जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये किस महान व्यक्ति की जो है वो एक प्रतिमा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है बी आर अम्बेडकर। आपने काफी नाम सुना होगा जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में बहुत ज्यादा जो है अहम भूमिका निभाई। वी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की जो है वो प्रतिमा बनी हुई है, और भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा बनी हुई है वो हैदराबाद में बनी हुई है। और हैदराबाद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद जो है वो किस राज्य की राजधानी है? तो तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद में ही भीमराव अंबेडकर की जो है वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो बनी हुई है, जिसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रामबी सुतार। क्या नाम है बेटा? रामबी सुतार। तो रामबी सुतार जो है वो उसके क्या है? वास्तुकार है। अच्छा, आपसे पूछे क्या भीमराव अंबेडकर की जो है वो भारत से बाहर भी कहीं कोई सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है क्या? तो हाँ, आपको ध्यान रखना, भारत से बाहर भी बनी हुई है। और भारत से बाहर जो बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? तो भारत से बाहर आपको ध्यान रखना है, भारत से बाहर बनी हुई है अमेरिका में। कहाँ बनी हुई है? अमेरिका में। कितनी फीट ऊंची है? तो ये 19 फीट ऊंची है। ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत से बाहर अमेरिका में जो है वो बी आर अम्बेडकर की जो है एक प्रतिमा बनी हुई है, और ये 19 फीट है। लेकिन भारत में हैदराबाद में बनी हुई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची जो है वो भीमराव अम्बेडकर की जो है वो प्रतिमा है, जिसके वास्तुकार है रामबी सुतार हैं। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो उसको कहा जाता है। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन और देखा होगा, स्टैचू ऑफ आपका यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जो कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या करती है? वो संबोधित करती है, उनकी प्रतिमा है, आपको ध्यान रखना। अच्छा, विशाखापट्टनम के बारे में आप देख रहे हो, तो ये किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी किसकी है बेटा? आंध्र प्रदेश की राजधानी। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत विवाद में क्वेश्चन रहता था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या लगाए। तो अब परमानेंट जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है? तो परमानेंट आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम एक बंदरगाह भी है और प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है बेटा? प्राकृतिक बंदरगाह है, और सबसे गहरा बंदरगाह भी है। कैसा बंदरगाह है? गहरा बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट में कहते हैं एचआरए। क्या कहते हैं? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अच्छा, वीडियो अगर बढ़िया लगे आपको, कंटेंट बढ़िया लगे, क्वेश्चन बढ़िया लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जो है वो शेयर करें, और जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हैं उन पे सब पे जो है इसको शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में लिख के जरूर दें कि आपको जो है वो वीडियो का कंटेंट, वीडियो कैसी लग रही है, क्या रोज नए
नहीं इस तरह की वीडियो मैं लेके आऊँ। होता क्या है बेटा कि जब आप वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हो ना कि वीडियो सही है सर, सर रोज लेके आओ, तो उससे क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो फिर हम उस पर फिर आगे फिर और मन करता है कि हाँ भाई और अच्छा करा जाए, बच्चों को और अच्छे से चीज़ें दी जाए। ठीक है, तो जरूर ये ध्यान रखना है आपको कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर करो हमारे चैनल को। नालंदा आपका चैनल है, नालंदा एजुकेशन चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करो, इसकी वीडियो को शेयर करो, कमेंट वीडियो के नीचे लिखे दो कि हाँ सर बढ़िया है, बेस्ट कंटेंट है, कंटिन्यू शुरू करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिक, HRA शॉर्ट में बोलते हैं इसे। इसको बनाया किसने था, तो बनाने वाले व्यक्ति थे सचिन साइयान। ठीक है, ध्यान रखना। और बनी कब थी ये, तो बनी थी अक्टूबर 1924 में। कब बनी थी, अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में बनने के बाद में इसमें कुछ लोग और जुड़े थे, जैसे इसमें चंद्रशेखर आजाद भी जुड़े, जैसे इसमें अशफाक उल्लाह खां भी जुड़े, और जैसे इसमें रोशन लाल भी जुड़े। ठीक है, ध्यान रखना। तो चंद्रशेखर आजाद जुड़े, अशफाक उल्लाह खां जुड़े, रोशन लाल जुड़े, राजेंद्र लाहड़ी भी जो थे वो क्या हुए थे, इस संस्था से जुड़े, बाद में जो है वो इस संस्था से जुड़े। तो राजेंद्र लाहड़ी आपको ध्यान रखना है, रोशन लाल आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा अशफाक उल्लाह खां याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद आपको याद रखना है। ये लोग बाद में जुड़े थे इससे, और इन लोगों ने आपको ध्यान रखना है कि 9 अगस्त 1925 को एक घटना को अंजाम दिया था, और उसका नाम था काकोरी षड्यंत्र। क्या था बेटा, काकोरी षड्यंत्र। हालांकि यूपी के सीएम यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन है बेटा, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम चेंज करके बदल दिया गया है, और इसका नाम कर दिया क्या, काकोरी एक्शन प्लान। क्या कर दिया बेटा, काकोरी एक्शन प्लान। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि क्या करा। ठीक है, ध्यान रखना। इस घटना में हुआ क्या था, इस घटना में इन्होंने जो है वो सहारनपुर से ट्रेन चलती थी, और सहारनपुर टू कहाँ चलती थी, लखनऊ चलती थी, और इस ट्रेन को क्या कर लिया था, इस ट्रेन को इन्होंने जो है वो क्या कर लिया था, लूट लिया था। और लूटने की वजह से अंग्रेजों ने जो था वो अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र सिंह को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जो हो गए थे वो क्या हो गए थे, भाग गए थे। तो इन लोगों को फांसी दे दी गई थी, जैसे अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई है, रोशन लाल को फांसी कहाँ दी गई है, राजेंद्र लाहड़ी को फांसी कहाँ दी गई। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि राजेंद्र लाहड़ी को फांसी कहाँ दी गई है, तो राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दी गई है गोंडा जेल में जो है वो राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दी गई है। रोशन लाल की अगर हम बात करें तो रोशन लाल को जो फांसी दी गई है वो दी गई है नैनी जेल। नैनी जेल कहाँ है बेटा, इलाहाबाद, जिसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। तो यहाँ पे इनको फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां की अगर मैं बात करूं तो अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई थी, तो अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी बेटा कहाँ पे दी गई थी, अयोध्या में दी गई थी। कहाँ दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को फांसी अयोध्या में दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम क्रांतिकारी मुस्लिम, प्रथम क्रांतिकारी, ध्यान रखना, प्रथम क्रांतिकारी मुस्लिम जिसको सबसे पहले फांसी दी गई थी वो कौन था, अशफाक उल्लाह खां। अच्छा, इसी में एक व्यक्ति और था, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन था बेटा, राम प्रसाद बिस्मिल। बड़ा फेमस नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि HRA को ज्वाइन करने में और HRA को ज्वाइन करने के बाद इस काकोरी षड्यंत्र यानी 9 अगस्त 1925 की घटना को अंजाम देने में जो है वो रामप्रसाद बिस्मिल का भी कहीं ना कहीं बहुत योगदान रहता है। और रामप्रसाद बिस्मिल को भी जेल में बंद कर दिया गया था, और रामप्रसाद बिस्मिल को जेल में बंद करके इनको फांसी दे दी गई थी गोरखपुर की जेल में। ठीक है, ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई, राजेंद्र लाहड़ी को फांसी कहाँ दी गई है, रोशन लाल को फांसी कहाँ दी गई, अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई है, और प्रथम क्रांतिकारी मुस्लिम जिसको फांसी की सजा जो है वो दी गई है अशफाक उल्लाह खां। चंद्रशेखर आजाद जो थे ये क्या हो गए थे, ये भाग गए थे। लेकिन इलाहाबाद में एक पार्क होता है जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क कहां है बेटा, प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज। वहीं पे इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। वर्तमान में इस अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। चंद्रशेखर आजाद पार्क जो है इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया है, बदल के कर दिया गया है। ठीक है, और यहीं पे चंद्रशेखर आजाद का एक
कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कथन क्या है? तो इंपॉर्टेंट कथन ये है कि इंग्लिश हैज नो ब्लड, इंग्लिश नो हैज ब्लड टू सूट मी, टू सूट मी, ठीक है ध्यान रखना। क्या है बेटा? टू सूट मी, ठीक है ध्यान रखना। इंग्लिश हैज नो बुलेट टू सूट मी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंग्रेजों के पास कोई ऐसी गोली नहीं है जो मेरे को जो है मेरे सीने पे आके लग जाए, ठीक है ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बाकी चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, मैं हट जाया करूंगा, ठीक है। आप नोट्स बना लिया करो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है ध्यान रखना। कंटेंट बढ़िया लगे, क्वेश्चन बढ़िया लगे तो बेटा कमेंट जरूर करना। जितने लोग भी वीडियो को देखें कमेंट जरूर करना। उससे क्या होगा? उससे मुझे जो है और नई वीडियो लाके नए नए क्वेश्चन देने के लिए मुझे जो है थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी का काम होगा, ठीक है ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? ठीक है, सब जानते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? स्कर्वी। लेकिन यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है एस्कार्बिक अम्ल। क्या है बेटा? एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है ध्यान रखना। बात समझ रहे हो? विटामिन सी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी जो होता है वो घाव को भरने में सहायक होता है। घाव को भरने में क्या होता है बेटा? सहायक होता है, ठीक है ध्यान रखना। घाव को भरने में विटामिन सी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है ध्यान रखना। आपसे कहेगा कि खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो आंवला है, आंवले में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, बेटर होता है। उसके अलावा जो संतरा है, संतरे में जो है वो विटामिन सी होता है, बहुत ज्यादा बेटर होता है। उसके अलावा नींबू होता है, नींबू में विटामिन सी होता है क्योंकि ये भी खट्टा होता है। अच्छा, खट्टे पदार्थों के लिए जो सबसे ज्यादा बेटर है वो है काली मृदा। कौन सी है? काली मृदा। काली मृदा में जो है वो बहुत ज्यादा खट्टे पदार्थ बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है ध्यान रखना। तो खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। घाव को भरने में भी सहायक होता है विटामिन सी। एस्कार्बिक अम्ल इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और आपको ध्यान रखना है कि बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, बॉडी में स्टोर नहीं होता है, बॉडी में स्टोर नहीं होता है विटामिन सी। ये कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि बेटा ये यूरिन के रास्ते, ध्यान रखना, यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर चला जाता है। बॉडी से कहां चला जाता है? बॉडी से बाहर चला जाता है। और यही वो विटामिन है कि शराब पीने पर भी क्या हो जाता है? शराब पीने पे क्या हो जाता है? शराब पीने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे कि शराब पीने पर नष्ट कौन सा हो जाता है? विटामिन सी। आपसे कहेगा स्टोर नहीं हो सकता बॉडी के अंदर विटामिन सी, और यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकलता है कौन सा? विटामिन सी। और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन सी। आंवले में विटामिन सी, संतरे में विटामिन सी, नींबू में विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल। घाव को भरने में सहायक होता है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी, ठीक है ध्यान रखना। इतना आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है आपका ये बंगाल विभाजन। सब लोग जानते होंगे बंगाल विभाजन के बारे में, सुना होगा घटना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। और बंगाल के विभाजन के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। कौन था बेटा? लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला? तो ध्यान रखना है बंग भंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? बंग भंग आंदोलन, ठीक है ध्यान रखना। उसके अलावा ध्यान रखना है स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन बेटा? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन भी ये भी बंगाल विभाजन से ही रिलेटेड है। उसके अलावा ध्यान रखना है आपको बहिष्कार आंदोलन। कौन सा आंदोलन बेटा? बहिष्कार आंदोलन। तो ये जो बहिष्कार आंदोलन है ये भी आपका बंगाल विभाजन के विरोध में होता है।
तो बंगाल विभाजन के विरोध में आपको ध्यान रखना, बंगाल की जनता के द्वारा बंग भंग आंदोलन शुरू किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है, बहिष्कार आंदोलन शुरू किया जाता है। और इन सब की शुरुआत बंगाल में आपको ध्यान रखना है, एक शहर होता है कोलकाता, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता। तो कोलकाता में ध्यान रखना, कोलकाता का एक हाउस है टाउन हाउस, ठीक है, ध्यान रखना टाउन हाउस। तो कलकत्ता के ध्यान रखना, टाउन हाउस से ना बंगाल विभाजन के विरोध में इन आंदोलनों की क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है, ध्यान रखना। और संपूर्ण जो आपका बंगाल विभाजन होता है वो कब होता है, तो वो होता है 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल विभाजन हो जाता है। इसी को मनाया जाता है क्या, शोक दिवस के रूप में, इसी को मनाया जाता है शोक दिवस के रूप में। इसी को बनाया जाता है बंगाल की जनता के द्वारा रक्षाबंधन के तौर पर। किसके तौर पे, रक्षाबंधन के तौर पे। इसी दिन को मनाया जाता है गंगा में डुबकी लगा के, गंगा में डुबकी लगाकर, गंगा में डुबकी लगाकर, ठीक है, ध्यान रखें। गंगा में डुबकी सभी धर्म के लोग लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो आपस में दिखाते हैं अंग्रेजों को कि आप हमारा सीमाओं से विभाजन कर सकते हो लेकिन दिल से हमारा विभाजन नहीं कर सकते हो। तो सभी ने जो है वो गंगा में डुबकी लगाई थी, शोक दिवस के रूप में मनाया था और रक्षाबंधन के दिवस के तौर पर बनाया था, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पूर्ण विभाजन क्या हो गया था, कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और ये आंदोलन भी चलाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखना। अब बंगाल का विभाजन देखा जाए तो दो तरीके से हुआ था। जैसे आपको ध्यान रखना, ये पूरा बंगाल है तो इसको दो भागों में बांटा, ये वाला बनाया पूर्वी और इधर वाला क्या बनाया, पश्चिमी। ये था बेटा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और ये जो था वो कैसा था, वो था ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। मेन मकसद अंग्रेजों का यही था, जातिवाद, हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो है वो इस तरीके से क्या कर दिया गया, डिवाइडेशन कर दिया गया। आज ये वाला जो एरिया है पश्चिम वाला, ये पश्चिम बंगाल है, ये क्या है बेटा, पश्चिम बंगाल है। और ये जो पूर्वी बंगाल है, ये पूर्वी बंगाल जो है ये क्या बन गया था, ये बन गया था पूर्वी पाकिस्तान। और आज ये पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश, जो कि है हमारा पड़ोसी देश। भारत का सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश। तो इस तरीके से बंगाल का क्या किया गया था, विभाजन किया गया, ठीक है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो ये हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है अग्निवीर का, ठीक है, अग्निवीर 2024। देख के थोड़ा सा लग रहा होगा नया सा, ठाकर द्वारे में अभी तक अग्निवीर की कोई तैयारी कराता नहीं है ना। ये हमने पहली बार जो है वो नालंदा डिफेंस एकेडमी ने जो है वो पहली बार अग्निवीर की शुरुआत करी है। इस बैच को मैं बता दूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ये जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए ना, आप इन पे कॉल करो, ठीक है, पता करो कि इस तरीके से तैयारी करनी है। मैं बता दूं इसमें क्या है बेटा, क्लासेस हैं आपकी और इसमें हॉस्टल सुविधा, वहीं आपको रहना है, वहीं आपको खाना है, वहीं आपको लाइब्रेरी दी जाएगी और वहीं पे आपका फिजिकल भी कराया जाएगा और इसकी रिटर्न की तैयारी जो है वो भी वहीं पे कराई जाएगी। आपको पूरा का पूरा 100% अग्निवीर में सिलेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद में आपसे जो है वो क्या करी जाएगी, फीस ली जाएगी, ठीक है। अग्निवीर का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और अप्रैल या मई में इसका एग्जाम है और हर साल बहुत बच्चे लगते हैं अग्निवीर में, लेकिन हमारे ठाकुर द्वारे में है नहीं, लेकिन गाँव से बहुत बच्चे लगते हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके फैमिली में या फिर उनके रिलेटिव रिश्तेदार जो भी हैं, अगर कोई अग्निवीर का बच्चा है तैयारी करना चाहता है तो वो इस एक बार हमारे नालंदा ऑफिस पे आके जो है संपर्क करे और या फिर इन कॉन्टैक्ट नंबरों पे भी जो है वो क्या कर सकता है, अपना संपर्क कर सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे की और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, ध्यान में। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद किस आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। आप जानते हो कि 1857 को जो है वो क्रांति कराई गई थी, 1857 की क्रांति कराई गई थी। उस क्रांति से जो है वो क्या हुआ था कि काफी जो है वो विद्रोह देखने के लिए मिला था। तो महारानी तक इस बात को जो है वो पहुंचा दिया गया था कि भाई भारत में अंग्रेजों का विद्रोह हो रहा है। तो महारानी ने क्या काम करा था, महारानी ने एक आयोग बनाया और उस आयोग का नाम रखा था, बाद में क्या रखा था, पील आयोग। अब पील आयोग होता क्या, पील आयोग मैं आपसे बता दूं ये है सेना का पुनर्गठन। क्या है बेटा, सेना का पुनर्गठन, ठीक है, ध्यान रखना।
सेना के पुनर्गठन में क्या है, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि राजपूत और ब्राह्मण जो लोग हैं इनको सेना में क्या करा जाए, कम करा जाए। ठीक है, ध्यान रखना। और इनकी जगह जो है वो पठानों को, और पठानों के अलावा जो और अन्य जाति के जो लोग हैं, सिख जो लोग हैं, इनको क्या कराया जाए, इनको आर्मी मतलब सेना में ज्यादा रखा जाए। ठीक है, एक तो पहला काम ये करा कि पठानों को और सिखों को आर्मी में या सेना में क्या करा जाए, ज्यादा करा जाए, और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण है या राजपूत है उनको कम करा जाए। ये है सेना का पुनर्गठन, दैट मीन्स पील आयोग। ये हुआ था 1857 की क्रांति के बाद इसका गठन हुआ था। अच्छा, 1857 की क्रांति के बाद में पहले हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले गवर्नर आया था, है नहीं? गवर्नर के बाद में आया था गवर्नर जनरल। कौन आया? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के बाद में कौन आया था? तो गवर्नर जनरल के बाद आया था वायसराय। ठीक है, ध्यान रखना। इस 1857 की क्रांति ने जो है ना वो गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद लाके खड़ा कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। और इस 1857 की क्रांति के बाद एक नया पद आया था, और वो जो नया पद था वो सचिव के नाम से आया था। भारत सचिव के नाम से एक नया पद आया था 1857 की क्रांति के बाद में। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने अपना आपातकालीन केंद्र किसको बनाया था? तो आपातकालीन केंद्र अंग्रेजों ने बनाया था इलाहाबाद को। किसको बनाया था? इलाहाबाद। इलाहाबाद आपातकालीन केंद्र था, 1857 की क्रांति का केंद्र था। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन बनता है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी। क्या था बेटा? कमल एवं रोटी। कमल एवं रोटी। ठीक है, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति में आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति से लखनऊ से विद्रोह, आपको पता है, बेगम हजरत महल। कानपुर से किसने करा था? तो कानपुर से करा था नाना साहेब ने करा था। ठीक है, ध्यान रखना। जमशेदपुर यानी आरा जमशेदपुर बिहार में एक जगह पड़ती है, वो किसने करा था? तो वीर कुंवर सिंह ने करा था। लेकिन आपको ध्यान रखना, व्यक्ति का नाम बड़ा पूछा जाता है, पीर अली। कौन है बेटा? पीर अली। इसने जो विद्रोह करा था वो करा था पटना से, और ये एक पुस्तक विक्रेता था। कौन था? ये एक पुस्तक विक्रेता था, और इस पुस्तक विक्रेता ने पटना में, पीर अली ये व्यक्ति था, और पटना में पुस्तक विक्रेता, तो ये पुस्तक के माध्यम से 1857 की क्रांति का जो है वो परचम लहरा था। बुकों में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो चीजों को जो है वो दर्शाया करता था। तो ये इस तरीके से अपना काम चलाया जा रहा था। हालांकि अंग्रेजों ने जो था वो इसके पुस्तक विक्रेता, जो इसका जो है जो पुस्तकालय था, जो इसकी दुकान थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि युवाओं को एकजुट करने के लिए और राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए, सशस्त्र प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने करी थी? देखो, 1893 में ना गणपति महोत्सव की शुरुआत जो करी गई थी वो महाराष्ट्र से करी गई थी, महाराष्ट्र राज्य से करी गई थी। और शुरुआत करने वाला व्यक्ति जो था वो था कौन? बाल गंगाधर तिलक। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से ही एक महोत्सव की शुरुआत और करी थी, और उसका नाम था शिवाजी महोत्सव। कौन सा महोत्सव था बेटा? शिवाजी महोत्सव। तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र से की थी। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी आप जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले क्या थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखना। मदन मोहन मालवीय के बारे में आपको ध्यान रखना है। आपने घटना पढ़ी होगी 1919। तो 1919 में घटना हुई थी जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग की जो जांच हुई थी ना, जलियांवाला बाग जांच की जो कमेटी बनी थी, और कांग्रेस ने जिस कमेटी का गठन करा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मदन मोहन मालवीय ही उसका नाम था। ठीक है, ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनेटर पूछ रहा है, यानी सर्वदाता पूछ रहा है। तो सर्वदाता ओ है, और ओ में भी अगर आपसे पूछ ले कौन सा है, तो ओ में भी आपको ध्यान रखना ओ माइनस है। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा बेटा? ओ माइनस, यानी आपका जो है ये आपका जो है क्या है? यूनिवर्सल डोनेटर है। और यहीं पे पूछा जाता है यूनिवर्सल एस्पेक्टर कौन सा, यानी सर्वग्राही कौन सा होता है? तो वो होता है एवी प्लस। उसका आंसर क्या होगा? एवी प्लस होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम ब्लड का।
तो अगर आपसे पूछ ले ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, तो ब्लड की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। ब्लड का स्वाद कैसा होता है, तो नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है? हाँ होता है। कितना होता है प्लाज्मा? तो ध्यान रखना है आपको, 55 से 60% क्या होता है ब्लड में? प्लाज्मा होता है। उसके अलावा आपसे पूछ ले कणिकाएं कितनी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है 40 से 45% जो होती हैं वो कणिकाएं होती हैं। कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है WBC, एक होता है RBC, एक होता है WBC और एक होता है बेटा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, ध्यान रखना। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है ना, वो बेटा वेरी वेरी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। विटामिन बी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ ले तो ये क्या होता है? थायमीन। क्या होता है बेटा? थायमीन। थायमीन जो है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जो होता है वो कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। रतौंधी के बारे में पूछ ले कि ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन ए की वजह से जो है वो रतौंधी हो जाता है। ध्यान रखना है आपको। और आपको भी ध्यान रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या है बेटा? रेटिनॉल। इसके स्रोत अगर आपसे पूछ ले कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है येलो फ्रूट्स आपको ध्यान रखने हैं, यानी पीले फल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पीले फल आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बेटा आपको ध्यान रखना है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है, गोल्डन राइस आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा गाजर इसका बहुत अच्छा जो है वो उदाहरण है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां, हालांकि विटामिन जो होते हैं सब्जियों में जो होते हैं वो विटामिन पाए जाते हैं। हरी सब्जियां इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है हरा धनिया। हरा धनिया भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो विटामिन ए ध्यान रखना हरी सब्जियों में पाया जाता है, उसके अलावा हरा धनिया में पाया जाता है, उसके अलावा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, येलो फ्रूट्स में आपका विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? रतौंधी है। और विटामिन बी की वजह से बीमारी जो होती है वो कौन सी होती है? वेरी वेरी होती है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर है बेटा 10। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हमारे शरीर में पित्त रस कहां पैदा होता है, कहां से बनता है? ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारी बॉडी में बेटा लीवर भी होता है, अग्नाशय भी होता है, तिल्ली भी होती है और गुर्दा भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन हमारे जो शरीर में पित्त बनता है ना, वो बनता है आपका यहां से, यकृत से बनता है। इस यकृत को हम बेटा लीवर भी कहते हैं, इस यकृत को हम बेटा कलेजा भी कहते हैं, इस यकृत को बेटा हम जिगर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब करता क्या है कि ध्यान रखना है, यकृत से निकलता है क्या? पित्त। और पित्त जहां संचित होता है उसको कहते हैं क्या? पित्ताशय। क्या कहते हैं बेटा? पित्ताशय। पित्ताशय में क्या हो जाता है? ये संचित हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। लीवर क्या करता है? विटामिन ए और विटामिन डी को स्टोर करता है। विटामिन ए और विटामिन डी। तो विटामिन ए और विटामिन डी को स्टोर करके रखने वाला जो आपका बॉडी का अंग है वो कौन है? वो है लीवर। लीवर क्या करता है? विटामिन ए और विटामिन डी को स्टोर करके रखता है। उसके अलावा लीवर क्या करता है? ये वसा को क्या करता है? वसा को जल में घुलनशील बनाता है। वसा को जल में क्या करता है? घुलनशील बनाता है। और जल को जब वसा को जल में घुलनशील करता है ना, तो इस कंडीशंस को कहा जाता है साइंस की भाषा में इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? इमल्सीकरण। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पायसीकरण। तो पायसीकरण क्या होता है और इमल्सीकरण क्या होता है? एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिका आरबीसी शरीर के किस अंग में बनती? सीधा आंसर है अस्थि मज्जा। कहां है बेटा? अस्थि मज्जा। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मान लो ब्लड है,
ठीक है, ध्यान रखना। तो ब्लड की दो फॉर्म होती हैं। ब्लड की दो फॉर्म कौन कौन सी होती है? तो ब्लड की एक फॉर्म होती है आपका जो है एक होता है आपका सॉलिड और एक होता है लिक्विड। ठीक है, ध्यान रखना, एक होता है लिक्विड। ठीक है, ध्यान रखना, लिक्विड में आता है प्लाज्मा, ठीक है, और सॉलिड में आता है क्या? तो ये आती हैं कणिकाएं। क्या आती हैं बेटा? कणिकाएं। कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, और एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होती है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, ध्यान रखना। और प्लाज्मा में आपको मैं बता दूं कि जैसे हम प्लाज्मा को भी अगर 100% कर लें तो इस 100% प्लाज्मा में भी जो है वो 90 से 92% क्या होता है? जल। और अन्य 8 से 10% में क्या होता है? तो अन्य 8 से 10% में होते हैं अन्य पदार्थ। और अन्य पदार्थ में बहुत चीज होती है। अन्य पदार्थ में प्रोटीन्स होते हैं, अन्य पदार्थ में आपका विटामिन पाए जाते हैं, अन्य में आपका खनिज भी पाए जाते हैं, अन्य में आपके लवण भी पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो अन्य में इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, अन्य में इतना पाया जाता है 8 से 10% में, और 90 से 92% जल पाया जाता है। इसीलिए प्लाज्मा वाला हिस्सा क्या होता है? लिक्विड होता है। और इसी की वजह से जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है? इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है। सॉलिड में कणिकाएं आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना। और इन आरबीसी का ही निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है बेटा? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आरबीसी। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? नेक्स्ट आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? करंट का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपको बताना है, कमेंट में आंसर भी देना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना, पुरस्कार का नाम क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 काफी भाषाओं में दिया जाता है, हिंदी में भी दिया जाता है, अंग्रेजी में दिया जाता है, उर्दू में दिया जाता है, संस्कृत में भी दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि 2023 में हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया संजीव कुमार को। और संजीव कुमार का एक उपन्यास है, बड़ा इंपॉर्टेंट उपन्यास है, और उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। क्या है बेटा? मुझे पहचानो। तो मुझे पहचानो के लिए संजीव कुमार को 2023 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हालांकि अरुणा रंजन मिश्रा जी को मिला है संस्कृत भाषा के लिए। किस भाषा के लिए बेटा? संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है इन्हें। नीलम सरन गौर की अगर मैं बात करूं तो इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। और सद्दी का नवाब शहर की अगर मैं बात करूं तो इन्हें उर्दू भाषा के लिए दिया गया। तो उर्दू के लिए सद्दी का नवाब शहर है, उसके अलावा ध्यान रखना है अंग्रेजी के लिए नीलम सरन गौर है, और संस्कृत के लिए अरुणा रंजन मिश्रा जी हैं, और आपको ध्यान रखना है हिंदी के लिए कौन है? संजीव कुमार है। मुझे पहचानो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2023 का मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो अंतरराष्ट्रीय है, ध्यान रखना। एक आता है बेटा इसमें बुकर पुरस्कार, और एक है इसमें मैन बुकर पुरस्कार, दो हैं, कंफ्यूजन मत हो जाना। 2023 का मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार जॉर्ज गैस्पोडिनोव को भी दिया गया है, और ये पुरस्कार आपका एंजोला रोडल को भी दिया गया है। तो जब ये दोनों को दिया गया है तो इसका आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं तो आपका ए और बी होने के चांसेस बहुत ज्यादा 99% होते हैं, 1% होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो जॉर्ज गैस्पोडिनोव को भी और एंजेला रोडल को भी, दोनों को जो है ना वो 2023 का मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से क्या करा गया? सम्मानित किया गया। और अब हो गया 2024 शुरू, फरवरी हो भी आपका समाप्त हो चुकी है, 1 मार्च हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें 2023 का आएगा। अभी आया नहीं है फिलहाल, जब तक यही रहना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, देखते हैं कितने क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किस संस्था को दिया गया? चल क्या रहा है? 2023 समाप्त हो गया है,
और शुरुआत किसकी हो चुकी है? 2024 की हो चुकी है, और 2024 में भी आज 1 मार्च हो चुका है। क्वेश्चन बात कर रहा है गांधी शांति पुरस्कार 2021, ठीक है, तो कितना पुराना है, अब दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किसको दिया गया? तो ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर। और गीता प्रेस कहां है? गोरखपुर में, इसलिए गोरखपुर को कहा जाता है प्रेस नगरी, ठीक है, या इसको कहा जाता है गीता प्रेस नगरी। और गोरखपुर में नाथ भी है, नाथ संप्रदाय भी है, इसलिए गोरखपुर को कहा जाता है नाथ नगरी। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना है, राप्ती नदी के किनारे है। तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, प्रेस नगरी गोरखपुर, गीता प्रेस नगरी गोरखपुर, नाथ नगरी गोरखपुर, ठीक है, ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश में आपसे कहे ना कि सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है, आपसे कहे कि यूपी में, तो ध्यान रखना है यूपी में। कहां पे बेटा? यूपी में। तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा भी अगर होए पूछे तो आपको ध्यान रखना है कहां होती है? गोरखपुर में होती है। और इस गीता प्रेस संस्था की जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 1923 में, और अब चल रहा था क्या? 2023। तो कितने वर्ष पूरे हो गए थे? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष पूरे होने के उपरांत में ना इसको गीता प्रेस को जो है वो गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। और यहाँ जो छपाई होती है ना, तो जैसे हमारी रामायण वगैरह है, जैसे हमारे महाभारत वगैरह है, हमारे जितने भी पुराण वगैरह हैं, जितने भी ग्रंथ वगैरह है, जिनकी सबकी छपाई जो होती है वो यहीं से होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन भी है। और ये क्वेश्चन हुआ है G20 से रिलेटेड। आपको पता है कि G20 का आयोजन हुआ था, ठीक है, और ये G20 का आयोजन कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था भारत मंडपम में, ठीक है। भारत मंडपम कहां है बेटा? तो भारत मंडपम है दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखना। और G20 की फुल फॉर्म पूछी गई थी पुलिस में कि G20 का फुल नेम क्या है? ग्रुप ऑफ 20। क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्रुप ऑफ 20, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में, किसी भी एक सेट में आया था इसी बार, जो पेपर आपका कैंसिल हुआ और री एग्जाम अब जो दोबारा होगा ना उसमें भी G20 से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ग्रुप ऑफ 20 इसका पूरा नाम है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भारत मंडपम। और भारत मंडपम कहाँ है? दिल्ली। पहली बार यहीं पर नटराज की मूर्ति को लगाया गया था, नटराज की मूर्ति को लगाया, भारत मंडपम के बाहर नटराज की मूर्ति को लगाया गया था। और ये जो मूर्ति थी वो ये कितनी थी? ये 28 फीट ऊंची थी, ठीक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति किस भगवान के नृत्य को क्या करती है? नृत्य कला को क्या करती है? संबोधित करती है। तो जो नटराज की मूर्ति है ना, जो नृत्य को संबोधित करती है वो करती है भगवान शिव को। किसको करती है? भगवान शिव को। और ये जो नटराज की मूर्ति बनी हुई है ना, ये 8 धातुओं से बनती है, तो इसको कहते हैं अष्ट धातु मूर्ति। क्या कहते हैं बेटा? अष्ट धातु मूर्ति। इसमें कांसे का इस्तेमाल भी हुआ है, इसमें शीशे का इस्तेमाल भी क्या हुआ है? हुआ है। तो इसमें कांसा लगा है, शीशा लगा है, टिन लगा हुआ है, तांबा भी लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये धातुओं से बना, 8 धातुओं से बना हुआ, इसलिए इसे अष्ट धातु मूर्ति भी कहा जाता है। और ये भगवान शिव के तरह से क्या करती? नृत्य करती हुई दिखाई देती है। तो ये हमारे आज के 15 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है बढ़िया लगे होंगे आपको। वीडियो कमेंट नीचे करके देना है कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सारे ग्रुपों में जितने भी तुम्हारे ग्रुप हैं सब में शेयर करता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।